Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का वीडियो से पहले हम देखते हैं कि हम लोगों ने कौन-कौन सा क्वेश्चन जो है लूप में वो सॉल्यूशन कर चुके हैं। देखिए टोटल मेरे पास 21 क्वेश्चन था जिसमें लगभग सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। लास्ट 2 क्वेश्चन है यानी कि एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है? ये 2 क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एलसीएम कवर करने वाले हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले जो है इतने सारे क्वेश्चन जो है ना हम क्या कर चुके हैं, पार्टिकुलर वीडियो में सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आप वो वीडियो जा कर के देख सकते हैं, ठीक है? चलिए तो हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एलसीएम ऑफ टू नंबर। तो एलसीएम ऑफ टू नंबर कैसे निकालेंगे, हम अपने कोऑर्डिनेटर पे चलते हैं। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले जो हम क्या किए हैं, स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए हैं, ठीक है? स्कैनर क्लास को इंपोर्ट किए हैं क्योंकि हमको इनपुट लेना है यूजर से। एक क्लास बनाया है, क्लास का नाम क्या रखे हैं, एलसीएम। क्लास का नाम क्या है, एलसीएम है, ठीक है? क्लास के नाम अपनी मर्जी से रखना है, जो भी रखना है, लेकिन ध्यान रखना है कि अभी के लिए जो भी क्लास का नाम रखिएगा, सेम नाम, अगर आप वो कैपिटल लेते हैं या स्मॉल लेते हैं, जैसा भी लेते हैं वैसा ही नाम से डॉट जावा एक्सटेंशन से सेव करना होगा, ठीक है? अब क्या है, स्ट्रिंग मेथड, मेन मेथड को हम स्टार्ट करते हैं। मेन मेथड को स्टार्ट करने के बाद में देखिए स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या रखें है, एससी, ठीक है? इसमें क्या करेंगे, इसके जरिए हम लोग इनपुट ले लेंगे। हम मैसेज दिए कि इंटर एनी नंबर, क्या करना है कि एक नंबर को इनपुट लेना, और वो इनपुट किस वेरिएबल में आएगा, तो एक ए नाम का वेरिएबल है उसमें क्या आ जाएगा, इनपुट आ जाएगा। सेम क्या है, यूजर के द्वारा दूसरा नंबर इनपुट लिया जाएगा जो किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा, ठीक है? अब चलिए अब यहाँ से हमारा लॉजिक स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे एक हम वेरिएबल लिए हैं जो किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है। वेरिएबल का नाम क्या है, तो एन है, ठीक है? यहाँ पे देखिए हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज किए हैं। कंडीशनल ऑपरेटर इसलिए क्यों यूज किए हैं कि जब भी आप एलसीएम का प्रोग्राम देखिएगा ना तो काफ़ी बड़ा चला जाता है, तो इसलिए छोटा से छोटा रहे, लोग देखें तो लगे कि हाँ ये छोटा प्रोग्राम बना हुआ है और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, ये तो हम प्रीवियस वीडियो में पहले आने पिछला वीडियो में काफ़ी सारे वीडियो में हम ये कवर कर चुके हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए हम क्या किए हैं, ए ग्रेटर देन बी क्वेश्चन मार्क्स ए कोलोन बी। इसका कहने का मतलब है कि ए और बी में जो भी जिसका भी वैल्यू, अगर ए का वैल्यू बड़ा हो जाए या बी का वैल्यू बड़ा हो जाए, मान लो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए में हम लेते हैं क्या, 50। ए में क्या ले लिए हम, 50 ले लिए, और बी में मान लो हम क्या ले लिए, 40, ए ले लिए, ठीक है? अब बताओ कि ए की वैल्यू ज़्यादा बड़ा है या बी की वैल्यू ज़्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली क्या है, ए की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि ये एन में क्या आ जाएगा, तो एन में आ जाएगा हमारा क्या, 50। एन में क्या आ जाएगा, 50। क्यों, क्योंकि ए और बी में जो बड़ा है वो क्या है, 50 है। अब देखिए अब इस लाइन में करने का मतलब क्या है, जो भी एन में जो वैल्यू है ना आपके पास, जो भी वैल्यू एन में है वो किस में दे दीजिए, स्टेप में दे दीजिए, ठीक है? तो एन में वैल्यू हमारा 50 था, तो स्टेप में भी मेरा वैल्यू कितना चला जाएगा, 50 चला जाएगा, ठीक है? यहाँ तो कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए वाइल इक्वल टू ट्रू, ए बाबू इनफाइनाइट लूप है। इनफाइनाइट लूप मतलब ये कभी गलती होगा ही नहीं, ठीक है? तो इस जब हम ऐसा करते हैं तो लूप से बाहर कैसे जाते हैं, तो अब देखिए कैसे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर तो हो गया कंडीशन, हम इनफाइनाइट लूप लगा दी। इनफाइनाइट लूप लगाने के बाद में ये मेरा जो है मेन लॉजिक है एलसीएम निकालने का, ठीक है? बस ये अगर ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप अच्छे से एलसीएम बना देंगे कहीं भी कोई भी इंटरव्यू में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एन परसेंट ए इक्वल इक्वल टू जीरो, मतलब कि एन में जो वैल्यू है, एन में वैल्यू क्या है, तो देखिए एन में वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, 50 है, 50 है ना? एन में जो वैल्यू है और फिर जो ए में वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। देखिए 50 में अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो हमारा जीरो आएगा। ये वाला कंडीशन जो है, पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन यहाँ पे एंड ऑपरेटर है, और एंड ऑपरेटर कहने का मतलब वो अगर दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, नहीं तो नहीं। अब चेक करते एन, एन परसेंट बी इक्वल इक्वल टू जीरो। देखो एन में क्या है, एन में जो हमारा है वो 50 है, ठीक है? और बी में क्या है, तो बी में हमारा
40 है, ठीक है। तो क्या हम 40 और 50 से डिवाइड देंगे तो क्या रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा? नहीं बचेगा। याद रखना पॉइंट में नहीं जाना है, फ्लोट वैल्यू नहीं निकालना है, क्योंकि यहाँ इंटीजर वैल्यू की बात हो रही है ओनली, ठीक है ना। तो क्या है, अगर हम 40 को डिवाइड देंगे 50 से तो 1 भी आएगा। तो इसलिए नहीं पॉसिबल नहीं है कि हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब ये वाला कंडीशन तो आपका फर्स्ट कंडीशन तो ट्रू हो रहा है, लेकिन n% b इक्वल टू 0 ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो रहा है। मतलब अगर एक भी फॉल्स हो गया तो एक कंडीशन हो जाएगा क्या, इफ कंडीशन जो हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, कंडीशन से बाहर आ जाएगा। कंडीशन से बाहर आ जाएगा तो इसको मिलेगा ये एक शॉर्ट फॉर्म इसका कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है कि n इक्वल टू n प्लस स्टेप। क्या लिखा हुआ है, n इक्वल टू n प्लस स्टेप। तो देखिए n में कितनी वैल्यू है बाबू, 50 है ना, और स्टेप में कितना है, स्टेप में भी कितना है, 50। तो 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 100, यानी कि यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की वैल्यू n की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस लाइन में 100 आ जाएगी, ठीक है। अब इसको क्या मिलेगा, कर्ली ब्रैकेट मिलेगा, ये फिर से कहाँ आ जाएगा, ऊपर वाइल पे आ जाएगा। वाइल ट्रू है क्योंकि ये तो इन्फिनाइट लूप है, तो इन्फिनाइट लूप जो है हमेशा चलते रहेगा, हमेशा चलते रहेगा। फिर आएगा इस कंडीशन पे, इफ कंडीशन पे आएगा, ठीक है। इफ कंडीशन पे आएगा तो फिर से पहले पहला कंडीशन चेक करेगा, n% इक्वल टू 0। एन में क्या है बाबू, एन में हमारा जो वैल्यू है अभी 100 आ गया, और ए में हमारा वैल्यू क्या है, ए में तो कोई भी ओवरराइट नहीं हुआ है ना, तो इसलिए एन की वैल्यू 50 है। तो 50 को अगर 100 से, मतलब 100 को अगर 50 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर तो 0 बचेगा, यानी कि पहला कंडीशन जो है अभी भी हमारा ट्रू है, ठीक है। अब बारी आती है दूसरी कंडीशन चेक करने की। देखो बी में क्या है, तो बी में हमारा क्या है, 40 है, और एन में क्या है, 100 है। अगर इसको डिवाइड देते हैं n% b इक्वल टू 0 से, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया, कहने का मतलब कि ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इस कंडीशन से बाहर आएगा तो यहाँ आएगा n इक्वल टू n प्लस स्टेप, ठीक है। तो n में अभी हमारा क्या वैल्यू है, 100 है ना, n में क्या है, 100 है। और स्टेप में क्या है हमारा, स्टेप में है हमारा 50। तो 100 प्लस 50 क्या आएगा, 150। यहाँ पे अभी क्या वैल्यू हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। फिर से अब नीचे आएगा तो इसको मिलेगा कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट करने का मतलब ये ऊपर जाएगा, एक बार फिर से कंडीशन चेक करेगा, फिर से इसको कंडीशन क्या मिल जाएगा, ट्रू। ये तो इन्फिनाइट लूप है, ये तो अभी कभी भी बंद होगा ही नहीं। तो फिर अभी भी कंडीशन ट्रू है। अब आएगा फिर से इफ कंडीशन पे, इफ कंडीशन पे आएगा, फिर से चेक करेगा क्या n% a इक्वल टू 0, ठीक है। तो n में अभी हमारा क्या है, n में हमारा आ गया यहाँ पे 150, और a में क्या है, a में हमारा है 50, ठीक है। 150 को 50 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा। आपका ए कंडीशन जो है क्या है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड देखिए आप तो दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा। तो दूसरा कंडीशन n% b इक्वल टू 0। तो देखिए n में तो अभी क्या है हमारे पास, 150 है, b में क्या है, 140 है। तो 150 को 40 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, यानी फिर से हमारा सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गया। जब सेकंड कंडीशन फॉल्स होगा तो पूरा का पूरा जो ये इफ कंडीशन है वो पूरा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फिर से ये क्या हो जाएगा, इफ कंडीशन से बाहर आएगा, फिर से इसको मिलेगा n इक्वल टू n प्लस स्टेप। तो n में भी कितना वैल्यू है, 150 है ना, और स्टेप में कितना वैल्यू है, 50। तो 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, अभी n की वैल्यू जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। फिर नीचे लाइन में आकर इसको मिलेगा क्या, कर्ली ब्रैकेट मिल जाएगा, कर्ली ब्रैकेट मिल जाएगा। इसको फिर से ऊपर जाएगा, कंडीशन इसको क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये इन्फिनाइट लूप है ना। तो फिर से कंडीशन ट्रू होगा, फिर से अब ये कहाँ जाएगा, अंदर आएगा। फिर अब जो है फिर से चेक करेगा, पहला कंडीशन चेक करेगा कि क्या एन में जो वैल्यू है, एन में क्या है अभी 200, और ए में जो वैल्यू है, ए में क्या है 50 है। तो अब क्या रिमाइंडर 0 आता है, तो 200 को अगर 50 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, यानी कि फिर से हमारा पहला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये दूसरा कंडीशन पे देखते हैं, क्यों, क्योंकि दूसरा कंडीशन तो हर बार गलत हो रहा है, इस बार सही होता है कि नहीं। देखिए तो एन में क्या है 200 और बी में क्या है 40, ठीक है ना। बी में क्या है 40, 200 को अगर हम 40 से डिवाइड देंगे तो इस बार हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि इस बार जो है हमारा दोनों कंडीशन ट्रू हो गया। अगर जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा, इफ कंडीशन के अंदर इसको क्या मिलेगा, ब्रेक,
क्या मिल जाएगा, ब्रेक। ब्रेक कहने का मतलब कि ये सीधा कहाँ चला आएगा, लूप से बाहर। जैसे ही लूप से बाहर आएगा तो इसको क्या मिलेगा, ये वाला सेंटेंस मिलेगा। ये सेंटेंस क्या मिलेगा कि सिस्टम आउटपुट प्रिंटलन, मतलब कि आउटपुट करेगा एलसीएम ऑफ क्या, ए की वैल्यू क्या था 50 था, बी की वैल्यू क्या था 40, यानी कि एलसीएम ऑफ 50 एंड 40 इक्वल टू क्या 200। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टेप क्यों लिए हैं, स्टेप इसलिए लिए हैं ना कि हमको ना यहाँ पे हम ना आई प्लस प्लस भी लगा सकते थे वाइल कंडीशन को दे करके, लेकिन ना हमको क्या किए हैं स्टेप तक ही चला, मतलब 50 बार टाइम्स तक ही चलेगा। उसके बाद अगर मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि एलसीएम निकलता ही नहीं है, एलसीएम आएगा ही नहीं, मतलब क्या डिविजिबल नहीं होता, तो भाई 50 स्टेप तक चलेगा, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने आप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ है, इसलिए हम स्टेप लिए, मतलब कि सीपीयू को लोड कम हो। तो आप चाहे तो आप किसी और भी तरीके से बना सकते हैं, पर देखो अगर आपको प्रोग्रामर बनना है, एक डेवलपर बनना है ना, तो आपको अपने कोड में ऐसा भी देना होगा कि मतलब हम सीपीयू को कितना कम से कम ये मतलब क्या बिजी रख करके अपने प्रोसेसर को, और काम कितना जल्द से जल्द आसान आसान से आसान कर ले। ठीक है, इसलिए हमने इसको ऐसा प्रोग्राम बनाया। ठीक है, तो चलिए अब तो हम ड्राई रन करके देख रहे, ड्राई रन में तो मेरा आउटपुट सही आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या सच में ये प्रोग्राम रन करता भी है या नहीं। ठीक है, कि सिर्फ ड्राई रन में ही करके रह जाता है। ऐसा जो मेरा जो ये जो लॉजिक है ना, सिर्फ इस पे आप डिपेंड नहीं रहिएगा, आप अपने तरफ से कई सारा लॉजिक तरीका से आप उम्मीद है कि आपको ये लॉजिक जो है ना काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप खुद से भी अलग अलग तरीका से इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। जो स्टूडेंट यूनिवर्सिटी और ये कॉलेज में अभी पढ़ ही रहे हैं, और वो लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो ये याद रखिए कि क्या है आपको आगे फ्यूचर में अगर आपको आईटी सेक्टर में करियर बनाना है ना, तो ये सब आपको लॉजिक मतलब याद नहीं होना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए। कि अगर सामने वाला कभी भी कोई क्वेश्चन पूछ दे, जिस तरीके से आपको ऐड ऐड आपको याद नहीं है, कोई कोई ये बंदा आएगा आपको 2 डिजिट का ऐड दे दे, या कोई 10 डिजिट का ऐड दे दे, या 50 डिजिट का ऐड दे दे, आप क्या कीजिएगा, वो बना ही दीजिएगा सेम। क्यों, क्योंकि आपको वो लॉजिक आपको पता है कि वो आखिर होता कैसे है। तो सेम आपको एक कोडिंग का लॉजिक पता होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में बहुत टफ होने वाला है। जो लोग अभी क्या कर रहे हैं ये आईटी सेक्टर के इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेसिक नीड है। अगर आप फ्रेशर के रूप में अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको माइंड में आना चाहिए, जो कि सेम क्वेश्चन तो वो इंटरव्यूअर नहीं पूछेगा, क्योंकि वो स्ट्रिंग से ज़्यादा क्वेश्चन अभी के समय में इंटरव्यू अगर आप जावा से देने जा रहे हैं, तो इंटरव्यू में आपका स्ट्रिंग, एरे, और क्या स्प्रिंग बूट जैसे कि फ्रेमवर्क, जो स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, ये सारे हैं, वो सारी चीज़ पूछने वाले हैं। ठीक है, तो आप हमें क्या कीजिए, हमें हमें भी आप सपोर्ट कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहे, और आपके लिए वीडियो फुल स्टैक जावा, जिसमें कि माई एसक्यूएल से लेकर के जेएसपी, सर्वरलेट, जेएसपी हो गया, सर्वरलेट हो गया, और क्या है आपका जितना भी फ्रेमवर्क है, जैसे मैं हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट, ये सारे का वीडियो हम इसी ट्यूटोरियल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डीप डीप बाय डीप पूरी तरह से डीपर, जो कि प्रेशर के लिए अभी इंपॉर्टेंट होगा, फ्यूचर में उन लोगों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे जो कि ओरिजिनल जो कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमें सपोर्ट मिलेगा तभी आप लोग से। ठीक है, चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, ड्राई रन करते हैं। ड्राई रन करते हैं तो हम अपने सीएमडी कमांड पे गए। देखिए मेरा जो प्रोग्राम सेव कहाँ हो रहा है, तो डी ड्राइव के अंदर जावा प्रोग्राम नाम का फोल्डर है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं जावा सी एलसीएम डॉट जावा। ठीक है, जावा सी क्या है, कंपाइलर इसमें चेक करेगा कि मेरा प्रोग्राम कहीं गलत है या नहीं, तो कोई गलत नहीं था। उसके बाद जावा क्लास का नेम इंटर। देखिए पहला नंबर क्या लिए थे, 50 लिए थे। दूसरा नंबर क्या लिए थे, 40 लिए थे। क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 50 एंड 40 200 आ गया। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा चीज़ फिर से क्या करने वाले हैं। अब मान लो कोई भी नंबर लो, जैसे मैं मेरे माइंड में भी क्या है, सॉरी 80 आ रहा था, हाँ 80, और दूसरा क्या ले 40। मेरा एलसीएम कितना आना चाहिए, 80 आना चाहिए ना, 80 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जो है ये टॉपिक एलसीएम का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप प्लीज़ जो है अपने प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको मेरे वीडियो अगर आप कुछ भी सीखते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके लिए फुल स्टैक जावा कोर्स लेके आएं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.